हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। हमारा नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। आई होप अभी तक जो भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं वो आप लोग डेली पढ़ रहे होंगे, है ना, एक सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे। तो क्योंकि अगर आप लोग एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए सब कुछ आसान रहेगा। आप सोचो कि सर मैंने पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया, फिर कभी 7 पढ़ लिया, कभी 3, ऐसा नहीं चलेगा। एक सीक्वेंस में चलोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सबका एक सीक्वेंस होता है सही पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि चैप्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। दोस्तों क्या होता है कार्य, बताओ तो। अच्छा चलो सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, क्या काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है क्या? इतना तो बता सकते हो। हाँ सर। तो सबसे पहले हम लोग यही बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करें काम करने के लिए, कार्य करने के लिए क्या होती है? आवश्यकता होती है किसकी? एनर्जी की, यानी ऊर्जा की। जैसे हमको एनर्जी कैसे मिलती है? जो हम लोग फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। अगर बात करें मशीन को कैसी एनर्जी मिलती है? जैसे आपका जो आपकी कार है, आपका मोटरसाइकिल है, वो एक प्रकार की मशीन ही तो है। वो कैसे चलती है? पेट्रोल वगैरह से, है ना, फ्यूल से। फ्यूल अलग अलग हो सकता है, कोई पेट्रोल से, कोई डीजल से। आगे बात समझ में? तो अगर हम लोग बात करी जाए, जितने भी लिविंग होते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है? फूड से, यानी भोजन से मिलती है। अगर हम लोग बात करें सर मशीन को एनर्जी कैसे मिलती है, तो मशीन को एनर्जी फ्यूल से मिलती है, ईंधन से मिलती है। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो आपने बता दिया कि कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्क यानी कार्य क्या होता है, समझाइए। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो ये भी तो एक कार्य है ना, या आप लोग खाना खा रहे हो ये भी एक कार्य है, या आप लोग चुगली कर रहे हो। चुगली में मजा आता नहीं आता? बताओ, फालतू की बातें करने में। तेरे को पता है उसने वो कर दिया, अरे मजा आता नहीं आता यार? मेरे को तो बहुत आता है यार। कि तेरे को पता है वो है ना, वो आज वहां मिला था मेरे को, वो उधर जा रहा था, मजा आता नहीं आता? तो ये तो एक प्रकार का काम है, चुगली करना। बहुत गॉसिप बोल दो इससे, ठीक है। तो क्या मैं इनको कार्य बोल सकता हूं क्या? सर कैसे नहीं बोल सकते, ये तो बहुत जरूरी कार्य है। लेकिन दोस्तों फिजिक्स में कार्य इसको नहीं बोलते। खाना खाना, है ना, गाने सुनना, पढ़ाई करना नहीं। फिजिक्स में कार्य की एक अलग ही परिभाषा है। तो बात करते हैं कि सर कार्य होता क्या है, ऊर्जा वर्क होता क्या है। फिजिक्स में वर्क हम लोग किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, तो फिजिक्स में कार्य किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है। दोस्तों अगर आप फोर्स लगा के, बल लगा के इसको अपनी जगह से हटा पा रहे हैं, या मैं बोलूं इसको विस्थापित कर पा रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आपके द्वारा कार्य हुआ है। दोस्तों आपने कितना भी फोर्स लगा लिया हो, कितना भी बल लगा लिया हो, अगर आप लोग इसको विस्थापित नहीं कर पा रहे तो मैं बोलूंगा आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसे दोस्तों कई बच्चे इतने मेहनत करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब क्या बोलते हैं? इसने पढ़ाई नहीं करी, इसने मेहनत ही नहीं करी। चाहे उसने बहुत सारी करी हो, ठीक है, रह गया 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से, और जिसका सिलेक्शन हो गया बोले यार इसने मेहनत करी है, जबकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। तो सिमिलरली फिजिक्स में भी क्या बोला है? वर्क किसको बोलेंगे, कार्य किसको बोलेंगे? कि अगर आप बल लगाकर, फोर्स लगा के किसी को विस्थापित कर पा रहे हैं तो बोलूंगा आपके द्वारा कार्य हुआ है। या मैं बोलूं आपके बल, जो आपने बल लगाया उसके द्वारा कार्य हुआ है। अगर ये काम नहीं हो पा रहा, वस्तु विस्थापित नहीं हो रही, तो आपके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है वर्क की? सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मैं बोल रहा हूं कि इस पे कार्य हो रहा है, तो कार्य करने की कंडीशन क्या है? सबसे पहले इस पे कोई फोर्स लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 बोलो। जैसे देखो इस पेंगुइन पे, देखो इस पेंगुइन पे फोर्स लगा, बल लगा। डिशोम इसके पास वाले, इसने थोड़ा सा बल लगा दिया ना। तो कंडीशन नंबर 1 है, ये है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2, केवल इससे काम नहीं चलेगा, आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो विस्थापित भी होना चाहिए, डिस्प्लेस भी होना चाहिए। तो वस्तु अगर विस्थापित हो रही है तो आप लोग बोलोगे कि कार्य हुआ है, वर्क हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब किसी भी
आपने जो फोर्स लगाया है, कोई बल लगाया, तो उसके द्वारा कितना कार्य हुआ है, ये कैसे हम लोग निकाले, सब छोड़ो। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक वस्तु है, वस्तु पहले इधर थी, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। क्लियर है दोस्तों? मैंने इस पे लगाया एक बल, और बल लगाने की वजह से यहां पर आ गई, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ विस्थापन हो गया। डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं डी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स कहां पर लगाया, इस दिशा में लगाया ना, और उसकी डायरेक्शन तो यही है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ, इसी दिशा में तो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा। तो जब जिस दिशा में आप लोग फोर्स लगाते हो, अगर उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो किया गया कार्य कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? कितना फोर्स लगाया गुना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या फॉर्मूला है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना विस्थापन। आई बात समझ में? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला कब लगा सकते हो? जब फोर्स यानी बल एवं डिस्प्लेसमेंट की दिशा समान हो, तभी आप लोग ये लगा सकते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर जिस दिशा में फोर्स लगाऊंगा उसी दिशा में तो विस्थापन होगा। बताओ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो ये कोई एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, मैं रस्सी बांध के इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, है ना, ऐसे रस्सी बांध के ऐसे लेके जा रहा हूं, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं इस दिशा में। और दोस्तों क्या आपने सोचा है कि क्या लकड़ी का टुकड़ा ऐसे आ सकता है क्या? भाई मैं रस्सी से ऐसे इसको खींच रहा हूं, तो क्या ये यहां से यहां पर आ सकता है क्या ऐसे? तो देखो डिस्प्लेसमेंट की दिशा कौन सी है? ये है। बल की दिशा क्या है? ये है। तो क्या बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही है क्या? नहीं, इनके बीच में कुछ एंगल है, एक नहीं है। तो हमेशा जरूर नहीं है जिस दिशा में बल लगाओगे उसी दिशा में विस्थापन होगा। तो दोस्तों जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो, तब आप लोग क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सर केवल न्यूमेरिकल थ्योरी क्वेश्चन कब होगा? केवल न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ लो बेटा रविशंकर जी, सारे थ्योरी सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन करा रहा हूं इधर, ठीक है, पढ़ लो, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर कार्य का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक बताओ क्या होगा? कार्य का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो आप लोग क्या बोलोगे? कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और दोस्तों इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चलो सीजीएस मात्रक बताओ, वर्क का कार्य का सीजीएस मात्रक बताओ, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है आपको पता है क्या? नहीं पता? डाइन होता है। और विस्थापन का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। तो आप लोग बोलोगे डाइन इंटू सेंटीमीटर, और इसे ही दोस्तों हम लोग अर्ग के नाम से भी जानते हैं। एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में होता है 1,00,000 डाइन, या मैं बोलूं 10⁵ डाइन। तो देखो अभी आपने न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोला है? देखो सारा ध्यान इधर रखो, ये हटाओ सब हटाओ, सारा ध्यान इधर रखो। आपने न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोला है? जूल बोला है। और अभी आप लोग बोल रहे हो 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होता है, यानी 10⁵ डाइन। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर लिख दूं, और ये किसके बराबर हो जाएगा? जूल के। और आपने बताया डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग भी बोलते हैं, तो लो मैंने इसको लिख दिया अर्ग। ये 10⁵ और 10⁻², ये हो गया 10⁻7। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, आप लोग बोलोगे 10⁻7। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया कार्य का विमीय सूत्र बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। तो मैंने आपको बोला था फोर्स का, तो याद रखो कितना होता है फोर्स का? m⁻1 l⁻1 t⁻²। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का क्या होता है विमीय सूत्र? l⁻1, क्योंकि इसका मात्रक होता है मीटर, मीटर मात्रक होता है लेंथ का, इसलिए मैंने, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? m⁻1 l⁻2 t⁻²। बोलो यस और नो। अरे फोर्स का m⁻1 l⁻2 होता है ना? अरे फोर्स का ये होता है ना m⁻1 l⁻2, है ना? तो देखो गलत करो तो इधर l⁻3 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? तो m⁻1 l⁻3 t⁻² हो जाएगा, हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्या? अब तो सही है।
गलत है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मैं यही चेक कर रहा था आपको, फोर्स का विमीय सूत्र याद नहीं है आपको, है भूल गए सभी। तो फोर्स का मैंने आपको बोला था रट लो, यही होता है जो मैंने पहले बताया, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, ठीक है, ठीक है। और इसका क्या होता है, l की पावर 1, तो ये हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। भूल गए यार, पहले भी करवाया था मैंने आप लोगों को, है ना। अब सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करें दोस्तों, कार्य जो है ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो जो कार्य है वो क्या है, एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान आप लोग रखिए। क्लियर है, चलो आ जाओ। चलो इस बार के एलपी का क्वेश्चन कराता हूं, आपका दिल थोड़ा सा हल्का हो। इस बार का क्वेश्चन है ये 2 मई 2025 की शिफ्ट 1 डीजल मैकेनिक वाले में। किए गए कार्य को कैसे परिभाषित करते हैं, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। एक ब्लॉक पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, एक वस्तु है, इस पे बल लगाया आपने 10 न्यूटन का, और जिस दिशा में बल लगाया, बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। जैसे मान लो इस दिशा में लगाया तो इसी दिशा में आ गया ये, ठीक है, कितना आ गया, 5 मीटर आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही है, तो बताओ कितना कार्य हुआ। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होती है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, विस्थापन कितना हुआ, 5 मीटर का हुआ, तो 10 इंटू 5 50, और कार्य का मात्रक आपको पता ही है जूल होता है, तो 50 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएं, आराम से करो। यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 किलोग्राम द्रव्यमान की गाड़ी को, दोस्तों ये कोई गाड़ी थी, इसका द्रव्यमान है 30 किलोग्राम, तो आपने इस पे लगाया, बल लगाया, फोर्स लगाया, कितना, 750 न्यूटन आपने लगा दिया, और बल लगाया तो 16 मीटर विस्थापित हो गया। ऑब्वियसली बात है, जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन हुआ होगा। तो बताओ किया गया कार्य बताओ। तो वर्क यानी कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगाया, 750 न्यूटन का, विस्थापन कितना हुआ, 16, तो 750 इंटू 16 कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आपका आंसर बेसिकली किस में आएगा, जूल में आएगा। लेकिन अगर है ना, ये लिख देता हूं मैं, 750 इंटू 16, इतने जूल आपका आंसर आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया किलो जूल में, तो जूल को किलो जूल में बदलना है तो 1000 से भाग लगा दो। तो अगर मैं 1000 से भाग लगा दूंगा तो अब मेरा आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग, देखिए ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 100 कटा 25 से 4 बार में, 75 कटा 25 से 3 बार में, 16 कटा 4 से 4 बार में, 4 इंटू 3 12, तो 12 किलो जूल आ रहा है क्या, बताओ। बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड यार। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से कर दो। अब तो कार्य का ये बिना मतलब का दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप तो बताओ फोर्स कितना लगाया, विस्थापन कितना हुआ, फोर्स लगाया 1200, विस्थापन हुआ ये, तो 12 इंटू 3 36, और साथ में 3 जीरो भी है, तो 36,000 जूल हो गया। किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा दो तो 36 किलो जूल, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, चलिए इसका आंसर बताएंगे, बताओ दोस्तों। इसमें ना मैं माफी चाहता हूं, ये -1200 जूल होगा एक ऑप्शन में, और ये एक ऑप्शन में 1200 जूल होगा, प्लस 1200 जूल होगा। बताओ 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 50 मीटर से गिराया जाता है, ठीक है, कोई इमारत है जिसकी हाइट मान लो 50 मीटर है, तो आपने इसको गिरा दिया। तो जब ये 30 मीटर नीचे गिरता है, 30 मीटर है ना, ये 30 मीटर नीचे गिरा, तो कितना कार्य हुआ है, किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य हुआ है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर लग रहा है, नीचे लग रहा है, और विस्थापन कहां हो रहा है, विस्थापन भी यहां पर हो रहा है। तो जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो कार्य का मान कैसे निकालते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना फोर्स लगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा था, एम जी, एम का मान है 4, स्मॉल जी का मान 10 मान लो, विस्थापन कितना हुआ 30 हुआ, तो कितना हो जाएगा आपका 300 इंटू 4, कितना हो जाएगा 1200 जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ ये बॉन्डिंग में भी कराया था, सही बोल रहे हो आप ये। चले आगे, चलो। हाँ तो ये वर्क का मात्रक क्या होता है,
जूल होता है, ये बात मैंने बताई दी, इस पे लिख भी दी। चलो अब क्वेश्चन ये है कि सर किए गए कार्य का मान किस पे निर्भर कर रहा है। देखो देखो एक तो किस, अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं ज़्यादा बल लगाऊंगा, कुल मिला के मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा कार्य कर रहा हूं क्या? बोलो यस सर। अगर मैंने बल लगा के इसको ज़्यादा विस्थापित करा दिया, बहुत दूर तक ले गया, इसका मतलब मैंने कार्य ज़्यादा किया है। यस और नो? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कार्य का मान किस किस पर निर्भर करता है, तो एक तो यार फोर्स के मान पे कि कितना फोर्स लगा रहे हो, ज्यादा फोर्स लगा रहे हो या किसी को विस्थापित करने में ज्यादा बल लगा है तो इसका मतलब कार्य का मान अधिक है। किसी को विस्थापित करने में बहुत कम ही बल लगा है, इसका मतलब कार्य का मान क्या हुआ है? कम है। सेम चीज अगर आप लोग ज्यादा विस्थापित करवा रहे हो उसको, इसका मतलब कार्य ज्यादा है। अगर कम ही विस्थापन आपने करवाया तो इसका मतलब कार्य का मान कम है। तो ये दोनों के मान पे निर्भर करेगा। दोस्तों कंटेंट कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बोलो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा सेम ना हो तब कार्य कैसे निकालेंगे? जैसे इस केस में मान लो ये एक लकड़ी का टुकड़ा था, मैंने इस पे रस्सी बांध ली, मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, कुल मिला के फोर्स इधर लगा रहा हूं है ना, और ये ऐसे जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम ना हो, जब बल और विस्थापन की दिशा समान ना हो, उस केस में सर क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्पल ये मान लो दोस्तों लोहे का टुकड़ा है। आपने देखा होगा अगर आप लोग कोई समुद्र के पास में रहते होंगे तो जो लोग होते हैं वो अपने जो बोट होते हैं, नाव होता है, वो नाव को इसको क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? तो ये मान लो कोई अभी तो ये मान लो लोहे का टुकड़ा है, तो इस पर कुछ रस्सी बांध के ये आदमी खींच रहा है, यानी कुल मिला के फोर्स की दिशा ये है, बल की दिशा ये है, और ये जो ये लोहे का टुकड़ा है वो मान लो ऐसे जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दिशा ये है। दोस्तों क्या दोनों दिशा एक ही है क्या? नहीं। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? ये है। विस्थापन की दिशा क्या है? ये है। दोनों के बीच में कोई एंगल है, इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं? थीटा मान लेता हूं। तो जब दोनों की दिशा के बीच में कुछ कोण हो तब कार्य कैसे निकाले? दोस्तों कार्य का फॉर्मूला क्या है? इस वाले केस में क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जहां पर थीटा क्या है लिख लो, बल, कहां लिख दूं? यहां लिख दूं क्या? ये थीटा क्या है? बल एवं विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, टेंशन मत लो। लेकिन आप मुझे बताओ कॉस थीटा का मान क्या क्या हो सकता है? क्या कॉस थीटा का मान 0 हो सकता है क्या? कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा। दोस्तों कॉस थीटा का मान पॉजिटिव हो सकता है क्या? धनात्मक? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 पॉजिटिव नंबर है ना। इसका मान नेगेटिव में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जब कॉस 180 कितना होता है? -1। तो कहने का मतलब यह है कि थीटा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कुल मिला के वर्क यानी कार्य का मान भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो एग्जाम में पूछ ले क्या कार्य का मान नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल। 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं जहां पर सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखो आप सभी कौन कौन सी जगह से हो जल्दी से कमेंट करके बताओ। कौन कौन से सिटी और स्टेट दोनों लिखो, केवल ये मत लिख देना जैसे फॉर एग्जांपल कोई लिख देगा सर मैं कोटा से हूं, तो मुझे तो पता है कोटा राजस्थान में, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं पता ना, तो लिखोगे कोटा कोमा राजस्थान। जैसे कोई अगर कोलकाता से तो लिखेगा कोलकाता कोमा वेस्ट बंगाल। लिखो सब। बहुत बढ़िया। तो मुझे नहीं पता आप लोग आपस में अपने कमेंट देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन शायद नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने बंद करा रखा है। आप अपने ही कमेंट देख पाए, बाकियों के नहीं देख पाए, जिससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो।
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर देश के हर एक कोने से बच्चा है, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, हर एक कोने से है। तो आप अपना कंपटीशन देखो देश के, मतलब आपको पता भी नहीं आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कहाँ पर है, मतलब हर स्टेट के बच्चे बैठे हैं। तो तैयारी भी दोस्तों उसी लेवल की होनी चाहिए। बेहतरीन तैयारी करो, मेहनत करो, 100% सिलेक्शन होगा, एएलपी बनोगे। ये जो समय है आपका बहुत कीमती है। मैं ये नहीं बोल रहा एंजॉय वगैरह मत करो, करो, लेकिन फालतू की चीज़ों में टाइम वो मत करो, इंस्टाग्राम चलाने में, ये चलाने में, दुनिया भर का फालतू का कंटेंट देखने में। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें आप लोगों को आपको खुद सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा, है ना। चलो चलो दोस्तों, मैं खुद ही कर दूंगा। रुको, चलो मैं खुद ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक सतह है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डायग्राम नीचे बन गया हो, बिल्कुल सीधी एक सतह है दोस्तों। इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखा है जिसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं करवाऊंगा सब कुछ, आप समझना। अगर आप खुद को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया। कितने का लगाया सर? मैंने लगाया 300 न्यूटन का, जिसकी वजह से ये वस्तु यहां से यहां पर आ गई। कहां पर आ गई? मान लेते हैं इस जगह आ गई। क्लियर है? तो 20 किलो की थी पहले भी, अभी भी 20 किलो की रहेगी। बिल्कुल सर सही बात है, कॉमन सी बात है। और मान लेता हूं दोस्तों ये जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ? 4 मीटर हुआ। ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर हुआ। दोस्तों इसका कुछ वेट भी होगा क्या, भार भी होगा क्या? बिल्कुल, भार एक प्रकार का बल है जो कि नीचे की ओर लगेगा। तो इसका भार कितना होगा? mg कितना होगा? m का मान है 20, स्मॉल g का मान 10 मान लीजिए, तो 200 न्यूटन। क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा, जैसे मान लीजिए वस्तु है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको आगे लेके जा रहा हूं, बहुत बढ़िया। कई बार सरफेस के बीच, दो सतह के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, जो कि इसकी गति को कम करने का प्रयास करता है यार, या गति को आसानी से होने नहीं देता। और ये घर्षण बल जिस दिशा में गति होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तभी तो वो उसकी गति को रोकेगा। तो मान लो इधर एक घर्षण बल भी लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल भी लग रहा है, घर्षण बल भी लग रहा है। कितना लग रहा है? मान लीजिए 8 न्यूटन का लग रहा है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सबसे पहला, 300 न्यूटन के द्वारा किया गया कार्य बताओ। 300 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय 300 न्यूटन फोर्स, किया गया कार्य बताओ। ठीक है, वर्क डन बाय 300 न्यूटन फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है, जो इसका वेट है, भार है, वो भी एक प्रकार का बल है, तो इसके द्वारा कितना कार्य हो रहा है। और मेरा आपसे क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल के द्वारा कितना कार्य होगा। पहला आप लोग समझो, पहले का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, बाकी का आप लोग करोगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला होता है क्या? कौन से फोर्स की वजह से कार्य निकालने जा रहे हो? 300 न्यूटन वाले की वजह से। बहुत बढ़िया, मैं लिख दूं, इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? 4 मीटर हुआ। कौन से फोर्स की वजह से कार्य निकालने जा रहे हो? 300 न्यूटन। उस फोर्स की दिशा ये है, और विस्थापन की दिशा क्या है? विस्थापन की दिशा भी ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है, और कॉस 0 का मान होता है 1। तो 300 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1200 जूल का कार्य हुआ है। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का बताओ। क्लियर है? तो वो ही फॉर्मूला लगाओ, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से आप लोग निकालने जा रहे हो? इस वाले फोर्स की वजह से, जिसकी वैल्यू है 200। विस्थापन कितना हुआ? 4 हुआ। आप मुझे बताओ, जिस फोर्स की वजह से आप निकालने जा रहे हो उसकी डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये मान 0 हो गया, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना कार्य होगा, है ना? तो वर्क बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा।
तो किस फोर्स की वजह से निकाल रहे हो? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 8, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 हुआ। अब फ्रिक्शन फोर्स कहीं ना कहीं लग रहा था, उसकी डायरेक्शन थी ये, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री हो गया ना ये एंगल। तो cos 180 और cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तो -1 इंटू 4 -4 -4 इंटू 8 -32 जूल। क्या ये तीनों के आपके आंसर आ गए क्या? तो मुझे ये बताओ। क्लियर? आ गया समझ में? अब दोस्तों मजे की बात देखो, मजे की बात देखो। अब एनालिसिस करो, ये तो निकाल दिया है आपने, अब एनालिसिस करो इससे क्या चीज समझ में आ रही है। एक नारायण नाम का बच्चा है, बोल रहा है हाय गरिमा जी, नाम है नारायण, पिताजी सोच रहे हैं कि हमारा जो बेटा है अच्छे से पढ़ ले, फिर हम करेंगे अच्छे से नारायण नारायण, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी भर हमने मेहनत करा है, अब हम शांति से बैठेंगे। बेटा इधर कर रहा है हाय गरिमा। जब पिताजी को पता पड़ जाए कि बच्चा ये कर रहा है, तो उनको लगेगा क्या नाम रख दिया हमने बच्चे का, है? ठीक है, चलो आ जाओ। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। ये जो वैल्यू आ रही है वो 1200 जूल आ रही है। मतलब बेसिकली आपने ये कैलकुलेट करा है कि सर इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना है? 1200 जूल। आप मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पर ले जाने में क्या इसका योगदान है क्या? 8 न्यूटन कैसे है? अरे मान लिया मैंने, कहां से आया? माना है ये, कैसे बच्चों ऐसी बातें करते हो? क्या इस फोर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या इसको यहां से यहां पर ले जाने के लिए? बिल्कुल, तभी तो किए गए कार्य का मान इतना आ रहा है, 1200 जूल आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो वेट था इसका, ये जो भार था, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ है? आपका आंसर कितना आया? 0 आया। वो क्यों आया आप मुझे बताओ। इस वाले फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन था क्या इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पर ले जाने में, डिस्प्लेस कराने में, विस्थापन कराने में, डिस्प्लेसमेंट कराने में? क्या इस वाले फोर्स का कोई योगदान था क्या? कुछ भी नहीं था, इसलिए तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 0 जूल है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना कार्य हुआ। मान कितना आया? -32 जूल। आप मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पर, यानी डिस्प्लेसमेंट करवाने में, विस्थापन करवाने में इस वाले फोर्स का कोई योगदान था क्या? नहीं सर, ये तो रोक हो रहा था, ये तो रोक हो रहा था, ये तो इस तरफ लग रहा था, तो इसका कोई योगदान नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, यानी इसने कोई कार्य नहीं किया, मतलब माइनस में और है, मतलब आपका कार्य एक्स्ट्रा और लगवा दिया इसने। हो सकता है अगर ये नहीं होता तो कम फोर्स में चला जाता या सेम फोर्स में ज्यादा विस्थापन हो जाता। आगे बात समझ में? मजा आया नहीं आया? फील कर पाए हो या नहीं कर पाए हो इन तीनों को? एनालिस समझ में आया? फॉर्मूला बच्चा बच्चा लगा लेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है इस फॉर्मूले में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीज फील करने वाली बात है। पूरी जो फिजिक्स है, बेसिक्स एंड इंजीनियरिंग, पूरा फील का गेम है। फील आना चाहिए, खून में घुसनी चाहिए फिजिक्स तुम्हारे। ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों वर्क हो सकते हैं। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। नेगेटिव जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जीरो वर्क जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। चलिए दोस्तों इस बार का क्वेश्चन करते हैं, देखो आप कर पाते हो क्या। देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछा है। अंजलि जी बोल रही है नेटवर्क हो गया सर 1200 में से 32 माइनस कर लेंगे ना तो नेटवर्क 1168 आ गया। ये कोई परचूनी की दुकान चल रही है क्या कि 100 रुपये मैंने दुकान वाले को दिया, 50 का सामान खरीद लिया तो वो मुझे 50 वापस देगा? ये अलग ही तुम्हारी साइंस चल रही है कि 1200 इसको जोड़ दो नेट ये आ जाएगा। कोई इधर परचूनी की दुकान थोड़ी चल रही, कैसी बात कर रहे हो आप? ये तीनों अलग चीज़ है ना? आ जाओ चलिए
क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दूं? क्या 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 करना है इसमें ना, ए लगा दूं? देखो यार सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे, आंसर दे पा रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताओ, ठीक है बताओ। दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो ये जो हॉरिजेंटल है ये क्षैतिज है, इससे 60 डिग्री के कोण पे है ना, मतलब कुल मिला के फोर्स ऐसा लग रहा है, बल ऐसा लग रहा है। अगर बात करें 60 डिग्री का कोण बना रहा है, आप लोग बोलोगे 60 डिग्री का कोण तो सर यहाँ से बना रहा है आपने, यहाँ से, अरे जैसे भाई इन दो के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल तो यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा, समझ रहे हो? तो ये बेसिकली ऐसे समझो, ये ऐसे फोर्स लग रहा है 60 डिग्री है, और इसका विस्थापन हो गया यहाँ से यहाँ पर आ गया है, 10 मीटर का विस्थापन हो गया। तो बताओ कितना कार्य हुआ? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना लगाया आपने? 50 का, विस्थापन कितना हुआ? 10। दोनों की दिशा के बीच में एंगल कितना है? बल लग रहा है इस दिशा में, विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, एंगल कितना है? 60 डिग्री। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 50 इंटू 10 500, 500/2 250, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आराम से करो। चलिए बताइए, इस बार का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है 2 मई शिफ्ट 1 की। बताओ ये एक वस्तु है 50 किलोग्राम की, क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको भार भी बोलते हैं। क्या इस फोर्स का कोई योगदान होगा कि इसको यहां से यहां पर ले जाने में? इसका कोई योगदान ही नहीं होगा। अभी भी मैंने बताया आंसर 0 आएगा। बोलो ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताएं। इस बार का क्वेश्चन है 2025 का, देख लो, 2 मई शिफ्ट 2 फिटर ट्रेड का। गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। देखिए दोस्तों ये गेंद है, इसका द्रव्यमान मान लेता हूं m, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर लगता है? नीचे की ओर लगता है, ठीक है। अगर बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो तो आपको फोर्स कहां पर लगाना पड़ेगा? सर इधर लगाना पड़ेगा। और ऊपर फेंक रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का यानी विस्थापन की दिशा भी ये है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। किस फोर्स की वजह से वर्क निकालने जा रहे हो? इस वाले फोर्स की वजह से। तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन ये रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180, और कॉस 180 का मान होता है -1, तो वर्क का मान किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। कुल मिला के इसको ऊपर ले जाने में इस वाले फोर्स का कोई योगदान नहीं है, बल्कि रोक और रहा है। तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा? फील आ रहा है नहीं आ रहा? एएलपी बनेंगे। चले आगे। तो ये थोड़ा वर्क का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा। चलो अब ऊर्जा क्या होता है? आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको एक बताऊं, वर्क और एनर्जी बेसिकली एक ही जैसे हैं, एक ही है। मैं आपको बताता हूं, समझो मेरी बात को। दोस्तों अगर मेरे पास में एनर्जी होगी तभी तो मैं काम कर पाऊंगा, कार्य कर पाऊंगा, धक्का लगा पाऊंगा, जो भी आप बोलना चाहो। अगर मेरे पास में एनर्जी नहीं होती तो क्या मैं ये धक्का लगा पाता? क्या मैं कार्य कर पाता? क्या नहीं। अगर मेरे पास में एनर्जी है तो मैं ये काम कर पाऊंगा। तो अगर पूछूं एनर्जी क्या होता है? बेसिकली कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। एक लड़का है, पीके को ब्लॉक करवाना। ये कोई टेलीग्राम भेज रहा है कि ओनली एलपी के लिए ग्रुप। क्या इसमें इस टेलीग्राम ग्रुप में घुसते ही सिलेक्शन हो जाता है क्या? टेलीग्राम ग्रुप में मैं घुसा और भाई साहब मोदी जी आ गए घर के बाहर, टंग टोंग उठा के ट्रेन में बैठाया है, बोले आप एलपी बन गए। इसलिए तो नहीं होता तुम्हारा सिलेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये इस पीके को तो ब्लॉक कराऊंगा। कई दिन से देख रहा हूं मैं ये ना, अभी दे बुला ही लेते ना यार। चलो है ना, चलो अब बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं बोलूं एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिल रही होगी। जैसे हमको एनर्जी कहां से मिल रही है?
फूड से मिल रही है। फूड हमको कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। दोस्तों प्लांट को एनर्जी कहां से मिलती है बताओ? सूर्य के प्रकाश है तो अपना भोजन बना पाता है। ये दूसरी बात मैं बोलूं कि दोस्तों जो पृथ्वी पे हीट है, गर्मी है, वो किस वजह से है? सूर्य की वजह से। अगर सूर्य नहीं होगा तो हीट नहीं रहेगी, उष्मा नहीं रहेगी। मतलब अगर मैं बोलूं एनर्जी का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, तो एनर्जी का सबसे बढ़िया सोर्स अगर बात करें, सबसे बड़ा सोर्स की बात करें, वो क्या हो जाएगा? सन यानी सूर्य हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि सर एनर्जी कितने टाइप की होती है, सारी बात करेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अगर मैं इस पे वर्क करूंगा, कार्य करूंगा, कार्य क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो अगर मैंने इस पे वर्क करा, कार्य करा, तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी बढ़ी। तो दोस्तों जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। और जो वर्क करता है, जो कार्य करता है, अगर मैं कार्य कर रहा हूं यानी मैं एनर्जी दे रहा हूं, तो मेरी एनर्जी कम होगी ना। तो देखिए दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि किसी पिंड के पास में कितनी एनर्जी होगी। मान लो ये पहले रेस्ट में था, मैंने इस पे धक्का लगा दिया, अभी गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो जरूर इसके उसमें एनर्जी, तभी तो गति कर रहा है। तो वो आई कहां से? क्योंकि मैंने इस पे कार्य करा है। तो मैं जब कार्य कर रहा हूं ना, वही इसकी एनर्जी में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो जब भी कोई काम करता है उसकी एनर्जी कम होती है, जिस पे काम किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी और वर्क। मतलब वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी भी क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी का भी ऐसा ही मात्रक जूल है। ठीक है, चलो इसका भी ऐसा ही मात्रक जूल है। सब छोड़ो, ये फालतू की बात है। यहां पर बात करो एनर्जी के अलग अलग टाइप की बात करते हैं, एनर्जी के अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, ये पानी मंगवा लो क्या? आज पानी नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। आपने सुना है क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पता नहीं क्या क्या सुना है क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या आपने अलग अलग एनर्जी के बारे में सुना है क्या? लेकिन मजे की बात यह है कि हम लोगों को केवल ये वाली और ये वाली एनर्जी पढ़नी है। क्यों सर? हमारे सिलेबस में यही है। ये वाली भी है, ये वाला पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो आपको भी पूरा ध्यान देना है दोस्तों इन दो पे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई गति कर रहा है, मान लो ये कार है, एक जगह से ऐसे जा रही है, अगर ये गति कर रही है, जरूर इसके पास में एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी तो गति कर पा रही है। अगर जिसके पास में एनर्जी नहीं होगी तो बैठा रहेगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई मोशन कर रहा है, कोई गति कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब उसके पास में एनर्जी, और इसी एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें एनर्जी होती है, या समझने के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि जिस एनर्जी की वजह से वो गति कर रहा है, उससे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, जैसे ये क्रिकेट की बॉल जा रही है, अगर ये जा रही है यानी गति कर रही है, तो गति कर रही है, इसका मतलब इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। पानी दोस्तों फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो पानी अगर फ्लो कर रहा है यानी गति कर रहा है, तो जरूर इसके पास में एनर्जी है, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। दोस्तों अगर एक गोली जाएगी, गोली गति कर रही है, तो इसके पास भी गति ऊर्जा है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हवा बह रही है जो, ठीक है, ये कार चल रही है या कोई वस्तु लुढ़क रही है, सारे क्या है? गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। दोस्तों आज के लिए थोड़ा सा इधर ही रख ले, क्या कोई डाउट पूछ सकता हो? आज एक्चुअली ये गला बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है यार, आज इधर ही छोड़ रहा हूँ मैं क्लास। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मज़ा आ रहा है। जितने भी चैप्टर है उसको आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ो। कोशिश करेंगे दोस्तों चैप्टर अपना कल ही हो जाए पूरा, है ना, मतलब छोटा सा ही चैप्टर है ये। तो आज के लिए यार इतना रखता हूँ, थोड़ा सा गला वाला ख़राब है। और बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई वगैरह? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? सर साइको की तैयारी करवाएंगे। अरे सब करवा दूंगा, पहले CBT 1 का, पहले CBT 2 तो क्लियर कर लो पहले। पता नहीं क्या करते रहते हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। ठीक है, चलिए तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से ध्यान लगाओ, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच। क्या बोल रहे हो? मॉक टेस्ट को मिक्स कीजिए सर। दोस्तों मॉक टेस्ट अपने वैसे ही है,
ठीक है, चलिए थैंक यू।